दोस्तों क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी आप लोग देख रहे हैं पॉइंट, ये सभी पॉइंट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और इसका जो है इंडियन पॉलिटी नाम से, भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से जो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है आप लोग तो जानते ही होंगे। दोस्तों अभी हम लोग जो है इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों, और ये इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ये पॉइंट सब देख रहे हैं, ये सब कंप्लीट कर लिया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, ये मौर्योत्तर, ये सभी पॉइंट कंप्लीट है। आज हम लोग देखने वाले हैं लोग दोस्तों ये गुप्त काल के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों गुप्त काल जो है हर एग्जाम में आप लोग को एक क्वेश्चन इसमें से देखने को जरूर मिलता है, तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। 10 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इसमें, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुप्त काल में, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कहिए या गुप्त वंश के संस्थापक कहिए कौन था? तो ये श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी? किस काल की दोस्तों नगरों का क्रमिक रूप से पतन हो रहा था, उसका एक काल का प्रमुख विशेषता है, और किस काल का है दोस्तों? तो ये गुप्त काल का है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश के शासनकाल को दोस्तों स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है? किस वंश के? ये दोस्तों गुप्त काल, गुप्त वंश जो है इसके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? कब से कब तक किया दोस्तों? तो ये जो है 275 से लेकर 550 ईस्वी तक जो है गुप्त वंश का शासन रहा हमारे देश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की है, दोनों गुप्त शासक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों गुप्त संवत की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है स्टार्ट किया था, स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा भी एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम जो है देवगुप्त था? किसका था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है अन्य नाम क्या था? देवगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? यानी किस पतन यानी दोस्तों बंदरगाह, किस बंदरगाह से संचालित होता था? ये ताम्रलिप्ति जो था पतन वहाँ से संचालित होता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इससे समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किससे? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? किसने किए थे? दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते थे? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दोस्तों दीनार कहा जाता था, दीनार। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? ये दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रशस्ति में, जो इसको जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, इसकी जो स्मृति में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? किस शासक को दोस्तों? ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। अब गुप्त शासकों की प्रमुख उपलब्धियां, उपाधियां क्या क्या लिया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं, शासक और उपाधियां देखते हैं, ठीक है। पहला है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को दोस्तों आदिराज और महाराज की उपाधियां धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण किया था। स्कंदगुप्त जो है सक्रादित्य और सक्रोपम की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त जो है पराक्रमांक की उपाधि धारण किया था। कुमारगुप्त जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो ये दोस्तों सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है इसको रिवाइज करके एक बार अच्छे से ज़रूर सुन लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है गुप्त काल बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला देख लेते हैं हम लोग दोस्तों गुप्तकालीन अधिकारी। गुप्तकाल में जो अधिकारी होते थे उसको किस नाम से जाना जाता था और वो किस विभाग से थे उसको हम लोग देख लेते हैं, अधिकारी विभाग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं महासेनापति। महासेनापति कौन होता दोस्तों? ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको महासेनापति कहा जाता था। रणभंडागारिक क्या होता था? ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था, रणभंडागारिक। अगला है महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक कौन होता था दोस्तों? तो युद्ध व शांति का जो प्रधान होता था उसे हम लोग महासंधि विग्राहक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभांडागाराधिकृत। महाभांडागाराधिकृत जो है ये राजकोषीय कोष का प्रधान होता था, यानी वित्त मंत्री जो हम लोग कहते हैं, ये कोषीय कोष का प्रधान होता था, महाभांडागाराधिकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक कौन होता था? ये अभिलेख विभाग का प्रधान होता था, अभिलेख विभाग का प्रधान। अगला है सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष कौन होता था दोस्तों? ये केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था, सर्वाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है महाप्रतिहार। इस किसको कहते हैं? तो राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी जो होता था दोस्तों उसको जो है महाप्रतिहार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण कौन होता था? भूमि कर वसूलने वाला विभाग का जो प्रधान होता था उसे ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। अगला है अग्रहारिक। अग्रहारिक दोस्तों किसको कहा जाता था? तो जो दान विभाग का प्रधान होता था उसको जो है अग्रहारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत किसको कहता था दोस्तों? कहा जाता था ये सेना का सेनापति होता था, जो सर्वोच्च अधिकारी, उसको महाबलाधिकृत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है महादंड नायक। जो न्यायाधीश होता था उसको महादंड नायक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दंडपाशिक। दंडपाशिक दोस्तों किसको कहता था उस टाइम पे? तो जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है उसको दंडपाशिक कहा जाता था। अगला है विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक कौन होता था? ये शिक्षा अधिकारी जो होता था उसको विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था, शिक्षा अधिकारी को। अगला देख लेते हैं गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? कौन था दोस्तों? तो ये सुश्रुत जो है ये गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष से संबंधित था कौन? चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन था? तो ये था छपनक। छपनक जो है दोस्तों उन नवरत्नों में से था जो फलित ज्योतिष से संबंधित था। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल दोस्तों 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक रहा हुआ। वह स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह जो नवरत्न निवास करता था। इसमें कौन कौन था? तो पहला कालिदास था, कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, छपनक, चौथा शंकु, पांचवा वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर और वराहमिहिर तथा वररुचि। तो ये जैसे विद्वान थे। तो ये 9 नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? तो दोस्तों शक संवत और गुप्त संवत के बीच में जो है 242 वर्ष का अंतर है। 242 वर्ष का अंतर है शक संवत और गुप्त संवत में। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? दोस्तों गुप्तकालिक जो रजत था उसको जो है रूपक नाम दिया गया था, रूपक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? इस तो तंतुवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है, तंतुवाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है सुपिया का लेख। इसमें जो है गुप्त वंश को घटोत्कच का वंश कहा गया है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ था। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण देख लेते हैं। क्षेत्र जो है खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। खिल जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसको खिल कहा जाता था। अपरहत जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। चारागाह
पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? दोस्तों प्रवरसेन प्रथम जो था, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, प्रवरसेन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है, इसके लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। ठीक है, विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक है। इसमें जो है कायस्थ शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों विठूर में है। विठूर कहाँ? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों यानी मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसमें महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? क्या था दोस्तों? तो व्यापारिक मंडी जो है पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। शतरंज जो अभी हम लोग खेलते हैं दोस्तों, तो उस गुप्त काल में प्रारंभ माना जाता है और उसको जो है चतुरंग नाम दिया गया था। ठीक है, भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। भारत से ये ईरान पहुंचा और उसके बाद जो है यूरोप पहुंचा था। कौन? शतरंज, जिसे हम लोग चतुरंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? किससे? तो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वहाँ से। अगला है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो गुप्तकालीन भारत की दशा का वर्णन कौन सा चीनी यात्री किया था? तो दोस्तों फाहियान किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? ये दोस्तों गुप्त काल का है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा जो होती थी पहले दोस्तों, जो अगर किसी स्त्री का पुरुष अगर की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ अगर स्त्री जिंदा है तो उसको चिता पे उसके साथ में जलना होता था। यही था सती प्रथा या कुप्रथा कहिए उस टाइम पे। तो वो उसका साक्ष्य किससे मिला है? तो वो जो है अभिलेख है एक एरन अभिलेख। एरन अभिलेख और संबंधित शासक कौन है दोस्तों? तो इसे संबंधित शासक है भानुगुप्त। तो भानुगुप्त जो संबंधित शासक है एरन अभिलेख, इसी से सर्वप्रथम सती प्रथा होने का साक्ष्य मिला है। यह अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गोपराज एक सेनापति था और उसका जो है स्त्री का सती होने का उल्लेख मिलता है। और किस कब का है ये? 510 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? दोस्तों रेशमी कपड़े का जो है आयात किया जाता था चीन से भारत में। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों समुद्रगुप्त जो है उत्तरदायी था गणराज्यों के अंत के लिए। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो ये आर्यभट्ट था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था कौन? आर्यभट्ट। कई बार दोस्तों पूछता भी है कि आर्यभट्ट का संबंध किससे है? तो ये खगोल शास्त्र से है। सभी लोग कोई जो है चिकित्सा से मारते हैं, कोई और भी ऑप्शन रहता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, खगोल शास्त्र से गुप्त आर्यभट्ट का संबंध। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है कहाँ से? दोस्तों तो अजंता की कुछ गुफा है वहाँ से मिलता है। विशाखा दत्त कृत नाटक जो है देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की है। किसमें? विशाखा दत्त द्वारा लिखा हुआ है देवी चंद्रगुप्तम में यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके स्वर्ण सिक्कों में हीन यानी मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसके में? तो स्कंदगुप्त के सिक्कों में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और क्षुद्रों के संवाद किस भाषा में है? दोस्तों ये प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा। अगला है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है ये विष्णुगुप्त था। और संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। सबसे पहला क्वेश्चन था श्रीगुप्त इसका संस्थापक था और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं को किस कारण से सकारी कहा गया है? सकारी कहा गया है दोस्तों किस कारण से? तो शकों पर विजय के कारण जो है इसको सकारी कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? किस अभिलेख में? ये सो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख, इसमें जो है समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है।
हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें जो है स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। गुप्त काल में श्रेणियों की बड़ी संस्था किसकी शिल्प श्रेणियाँ सदस्य थी, जिसकी जिसकी शिल्प श्रेणियाँ सदस्य थी, इसको क्या कहा जाता था? तो इसको दोस्तों निगम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अग्रहार से क्या तात्पर्य था? दोस्तों अग्रहार जो है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान जो होता था उसको अग्रहार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? ये सब भगवान विष्णु जो है इसके सम्मान में वराह गुहा का निर्माण कराया गया था। अब हम लोग गुप्त साम्राज्य के जो है समकालीन राजवंश और उसके स्थापना के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे राजवंश स्थापना कब हुआ और उसके संस्थापक कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन ये, तो आप लोग जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। पहला है वकाटक राजवंश। वकाटक राजवंश की दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 255 ईस्वी में हुआ था वकाटक राजवंश का स्थापना। और इसके संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति जो है वकाटक राजवंश का संस्थापक था। विंध्य शक्ति 255 ईस्वी। दूसरा है नाग राजवंश। नाग राजवंश का स्थापना दोस्तों, नाग राजवंश का स्थापना जो है इसमें दोस्तों वकाटक राजवंश एक बार तो 255 हुआ था, विनय शक्ति किया था, और दूसरा भी है इसमें 330 ईस्वी में सर्वसेन ने किया था। ये दो है तो ध्यान दीजिएगा, ये 330 ईस्वी में सर्वसेन और 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति। नाग राजवंश दोस्तों 305 ईस्वी और इसके संस्थापक कौन था? भवनाग था। अगला है त्रैकूटक राजवंश। त्रैकूटक राजवंश की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 415 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक कौन था? तो ये इंद्रदत्त था इसके संस्थापक। 4 नंबर क्वेश्चन है हून राजवंश। हून राजवंश का स्थापना कब हुआ था? 500 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक कौन था हून राजवंश का? तो ये तोरमान था। तोरमान शासक जो है, तोरमान काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि तोरमान जो है किस राजवंश से संबंधित था? ये दोस्तों हून राजवंश से संबंधित था। इसका स्थापना 500 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सालंकायन राजवंश। सालंकायन राजवंश दोस्तों स्थापना 300 ईस्वी में हुआ और इसके संस्थापक कौन था? तो ये देववर्मन जो है इसके संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर देख लेते हैं, विष्णु कुंडिन राजवंश। विष्णु कुंडिन जो राजवंश है इसकी स्थापना 475 ईस्वी में हुआ और दोस्तों इसके संस्थापक कौन था? तो विक्रमेंद्र प्रथम जो है ये विष्णु कुंडिन राजवंश के संस्थापक था। 7 नंबर देख लेते हैं, माथुर राजवंश। माथुर राजवंश का स्थापना दोस्तों सबसे पहले 325 ईस्वी में किसने किया था? अच्युत ने किया था। माथुर राजवंश 325 ईस्वी में अच्युत किया था और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन किया था। तो महत्वपूर्ण है, दो बार है दो। माथुर राजवंश 325 में अच्युत किया था और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन किया था। अगला देख लेते हैं हम लोग कलहन के अनुसार। कलहन के अनुसार जो है अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। 7वें वर्ष में कौन? कलहन के अनुसार। कलहन राज तरंगिणी आप लोगों ने सुना होगा, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है कौन? राज तरंगिणी। और इसका संबंध किससे है दोस्तों? राज तरंगिणी। राज तरंगी का दोस्तों महत्व है संबंधित जो है किससे? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो ये राज तरंगिणी के लिए कौन है? कलहन है। तो कलहन के अनुसार अशोक अपने शासन के 7वां वर्ष जो है किसको जीत लिया था? कश्मीर को जीत लिया था और यहीं पर इसने श्रीनगर की स्थापना किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में जो है गुप्तोत्तर काल के देखेंगे के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल भी दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला वीडियो हम लोग इसको कवर करेंगे। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग प्लीज़ जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार जो है दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग जो है डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप लोग जो है वहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग दोस्तों डेली करंट अफेयर क्लास जो सुबह 6 बजे आता है अगर नहीं देखते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों करंट अफेयर का जो है कम से कम टाइम में फास्ट रिवीजन करने के लिए जो आप डेली करंट अफेयर कम से कम टाइम में देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। साथ में अगर आप लोग पहले का वीडियो डेली मंथली और डेली वीकली मंथली करंट अफेयर हमारे चैनल में है ऑलरेडी, उसको अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना महत्वपूर्ण है और कितना अच्छा कंटेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।